अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आज कौमी असम्बली में अहम तरीन दिन रहा क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक मजबूत अपोजिशन बनने जा रही थी उसका रास्ता रोका गया। उसकी वजूहत जो भी हूँ, हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातों का एक अपना मौक़िफ़ है और वो बड़ा वाज़ेह है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उन पर हक़ नहीं बनता है क्योंकि वो बहैसियत जमात इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकी थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वो अम्ब्रेला थी जिसके नीचे इस इलेक्शन में हिस्सा लिया गया था और यकीनन उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं किया गया था और इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट का कुछ दिनों पहले का फैसला था जो कि 8-5 की अक्सरियत से मखसूस नशिस्तों का अहाता करता था और उसके बाद उन नशिस्तों का फैसला PTI के हक़ में हुआ था, उसको डिसओन किया गया और जो इलेक्शन एक्ट आज मंजूर किया गया उसमें अपोजिशन के भरपूर एहतजाज के बावजूद भी उस बिल को मंजूर कर लिया गया, लेकिन रास्ता मुकम्मल तौर पर रोका नहीं जा सका है। अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि वो इस हवाले से कोर्ट्स का रुख करेंगे और अब देखना ये होगा कि आया ये जो तसादुम की फ़िज़ा पैदा हुई है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है और एक तरफ कौमी असम्बली और पार्लियामेंट जिनका वाज़ेह फैसला बिल की सूरत में आज हमें सामने आया है। अब देखना ये होगा कि आया कौन सी चीज़ और कौन सा प्लेटफॉर्म जो है ज़्यादा सुप्रीम करार पाता है, लेकिन ये ज़रूर वाज़ेह हो गया है कि दो बड़े इदारों में बज़ाहिर इस वक्त मुज़ाहिमती फ़ज़ा पैदा होती नज़र आ रही है। इसमें अपोजिशन तो एक तरफ, लेकिन जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो बड़ा बेहतर फैसला कर सकती हैं, एक मुनसिफाना किरदार अदा कर सकती हैं और इस फ़िज़ा को बेहतर कर सकती हैं। उनकी राय क्या है इस बिल के हवाले से और आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या एक्शन होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, नवीद कमर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नवीद कमर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर ये फरमाइएगा कि आज बिल इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल बड़ी कसरत राय से मंजूर तो कर लिया गया, लेकिन इसके बारे में एक बात वाज़ेह तो थी कि पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट कर रही है, लेकिन क्या खुले दिल के साथ किया जा रहा है, बहालत मजबूरी किया जा रहा है? क्योंकि इससे पहले के भी फैसलों में मुस्लिम लीग नून ने उस तरह ऑनलाइन नहीं लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, उन्होंने लूप में लेने की कोशिश नहीं की बल्कि एकतरफा फैसले किए हैं। तो क्या इस फैसले में भी भरपूर तरीके से पीपल्स पार्टी साथ है और ओन करती है इस फैसले को? देखिए, पीपल्स पार्टी जब कोई भी फैसला करती है, उसके वजूहात जो भी हैं, तो जाहिर है फिर उसमें ये नहीं सोच होती कि हम हाफ हार्टेड किस्म की सपोर्ट करें। तो उस लिहाज से पीपल्स पार्टी ने जब सपोर्ट का फैसला किया तो पूरी तरह से किया और पार्टिसिपेशन हमारी तकरीबन कुछ हमारी लीडरशिप को वगैरह को छोड़ के बाकी पूरी थी। बात सारी ये है कि अगर हम ये समझते हैं कि जो आईन के मुताबिक चीज़ें जिस तरह से होनी चाहिए, अगर ये बिल उससे मुतसादिम होता, अगर उससे कॉन्फ्लिक्ट में होता, तो फिर तो हम कभी भी सपोर्ट नहीं करते। जी। लेकिन सपोर्ट करने का बेसिक मकसद यही था कि ये जिस तरह से, क्योंकि लेजिस्लेशन करना ये पार्लियामेंट का काम भी है और पार्लियामेंट की ड्यूटी भी है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में शिकें दी गई हैं, एन उन्हीं के मुताबिक ये जो है लेजिस्लेशन की गई है। जी। अब जाहिर है कि किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता, वो तो रियल पॉलिटिक्स ऑन द ग्राउंड है। पीटीआई ने नहीं सपोर्ट किया, एक्सपेक्टेड भी यही था क्योंकि फौरी तौर पे उनको नहीं ये करना, वो कल इसको चैलेंज करने जाएंगे, वो भी एक्सपेक्टेड है। सो वो कोई बात नहीं, दे विल डू व्हाट दे हैव टू डू। लेकिन इस माहौल में इस सारे सिस्टम को जो है वो डिरेल करने की तरफ अगर हम जा रहे थे, तो ये पीपल्स पार्टी ने रास्ता देखा है कि जिससे सिस्टम को कम से कम हम एक हद तक सपोर्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज अ मिडिल ग्राउंड। जो माइनॉरिटी व्यू सुप्रीम कोर्ट का जो आया है, उसको भी आप देखेंगे तो मनोवन इन्हीं लाइंस पे है कि जी आप कॉन्स्टिट्यूशन की शिकों को इग्नोर नहीं कर सकते कि जी ये रिडंडेंट है क्योंकि हमने अपनी तरफ से एक फैसला करना है जो हमारे हिसाब से इंसाफ पे मबनी है। लेकिन तो जी कानून अपनी जगह पे है, आइन अपनी जगह पे है। अगर आपका ख्याल है कि वो कानून जो है या आइन वो इंसाफ नहीं दे रहा, तो वो एक अलग मसला है। लेकिन आप
जब फैसला देते हैं तो आपको इसके मुताबिक देना होगा, नॉट इंटरप्रिटेशन। नवीद कमर साहब, मुझे एक सवाल की इजाज़त दें, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन सर मुझे ये बताइएगा कि एक सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आता है और उसके बाद ये बिल पेश किया जाता है। सर इस बिल को फिर पहले क्यों नहीं पेश किया गया, फैसले का इंतजार क्यों किया गया? एक तो ये, दूसरी बात मेरा जी जी नहीं जी सर जी 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 सवाल ये है कि शायद ये तो बात तब आप पूछे ना कि अगर आइन के मुताबिक फैसला हो तो फिर जरूरत नहीं है ना, आइन काफी है, आपको पूरा का पूरा फ्रेमवर्क देता है। आइन आपकी राय में ये कि फैसला भाई आइन आइन के मुनाफी है, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया, आप ये कहना चाह रहे हैं? वो उस हद तक मुनाफी है कि आइन के कुछ ऐसी शिकें हैं जिसको वो उन्होंने मनोवन इग्नोर कर दिया ना। आप ये तो कलेक्टिवली तो आइन को नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। अगर आइन कहता है कि जी आप इलेक्ट होने के बाद आपको 3 दिन के अंदर फैसला करना है कि आप किस पार्टी में जा रहे हैं, तो वो 3 दिन भी सैक्रोसेंट है ना, क्योंकि लिखे हुए हैं 3 दिन। अगर आपने कहा कि नहीं ये अब 3 दिन तो वो गुजर गए, आज से फिर दोबारा से हम नए सिरे से शुरू करेंगे, फिर तो आप कल को किसी और शिक को भी आप इग्नोर करके फिर अपना फैसला दे दें। द ऑनरेबल जजेस, और हमने हमेशा ओवरऑल जुडिशियल फैसलों को, खासकर इन जज साहिबान को जिन्होंने ये फैसले दिए हैं, उनके फैसलों को बाय एंड लार्ज हमेशा सपोर्ट किया है। लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन से हट के फैसला जो है देना वो नामुनासिब है। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा ये फरमाइएगा सर कि कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर आप कह रहे हैं फैसला दिया गया है, तो मैं फिर वही अर्ज करूंगी आपसे जो सवाल मैंने पहले किया था, उसको रीफ्रेम कर देती हूँ कि क्या फिर ये ज़रूरी नहीं था, फिर हम सुप्रीम कोर्ट रुजू क्यों किया गया, मतलब रिव्यू के लिए भी क्यों रुजू किया गया? जब ये मखसूस नशिस्तों की डिबेट चली थी उसी वक्त हुकूमत एक करारदाद या बिल के ज़रिए मखसूस नशिस्तें के बारे में तशरीह कर देती। सुप्रीम कोर्ट तो बज़ाहिर तशरीह के लिए जाया गया था ना, तो जो उन्होंने तशरीह की वो ओन नहीं कर रही हुकूमत, तो पहले ही ये सब कुछ एफर्ट कर लिया जाता। करने के लिए हुकूमत नहीं गई थी, उसके लिए अपोजिशन गई थी, जो अग्रीव पार्टीज थी वो ही गई थी। उसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल प्राइमरीली गई थी, वो और या फिर उनके नुमाइंदे जो थे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। जो फैसला है उसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का तो कहीं जिक्र ही नहीं था। फैसला तो सिर्फ पीटीआई के हक में आया, जो कि न पिटिशनर थी ना ही उस पर कोई डिस्कशन हुआ, ना कि पीटीआई के मौक़िफ़ के लिए वहाँ आर्ग्यूमेंट्स हुए फॉर और अगेंस्ट। तो ये उस लिहाज से उस फैसले में ये झोल जरूर था, और उस सारी चीज को क्लैरिटी देने के लिए फिर ये पार्लियामेंट के पास बात आई है कि उसको किस तरह से हम फर्दर क्लैरिफाई करते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा नवीद कमर साहब, ये भी ज़रा वजाहत कीजिएगा कि आप क्योंकि हुकूमत के इत्तेहादी भी है आपकी जमात, इस पे कुछ गौर हो सका है कि अब ये जो नशिस्तें हैं मखसूस, इनकी अपोजिशन क्या होगी? वापस ये उसी तरह जो इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमत और हुकूमत की उनमें तकसीम होंगी, या इसका कोई नया फार्मूला है जिसके ऊपर बातचीत अभी जारी है? देखिए अभी तो कोई फार्मूला ऐसा उस लिहाज से नहीं, फिलहाल तो इशू ये था कि ये आया ये पीटीआई को ये सीटें जाएंगी या नहीं। तो ये लेजिस्लेशन ये कहती है कि ये सीटें पीटीआई को नहीं जाएंगी। उसके कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होता है, क्या ये खाली रहती हैं या वो किसी और पार्टी को जाती हैं? मेरा ख्याल है कि ये कानून जो है उस हद तक नहीं गया। तो वो सिर्फ उस लिहाज से आया है कि जो लोग उधर ना पिटिशनर्स थे ना इन लोगों ने 3 दिन में ज्वाइन किया उस पार्टी को, उसको आप कैसे कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस को अब पीटीआई का समझा जाए? ये तो नहीं हो सकता ना। उन्होंने तो जो एफिडेविट्स भी भरे वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के थे। या तो कोर्ट ये फैसला करती कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये सारे जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि उन्होंने पहले से ही हलफनामे दिए हुए थे, और उसके बेसिस पे आगे सीट्स मिलती। ये एक अजीब फैसला आया है जिसमें ये सारी चीज को इग्नोर करके, और एक मेरे हिसाब से एक पॉलिटिकल फैसला। ठीक। अच्छा नवीद कंवर साहब, सर एक सवाल और करना चाहूँगी, वो ये कि अभी एक रोज़ पहले नैयर बुखारी साहब का स्टेटमेंट बड़ा ज़ेर गर्दिश रहा कि
अगर हुकूमत को ये थ्रेट है कि उनकी हुकूमत जाने वाली है या वो कायम नहीं रह सकती है, तो उनको हुकूमत ख़त्म कर देनी चाहिए, अगले इंतखाबात कॉल आउट कर देने चाहिए। सर, क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी को ये लग रहा है कि अगर तो थ्रेट मौजूद है, इत्तेहादी भी आपके साथ हैं, एक मजबूत हुकूमत भी मौजूद है, एस्टेब्लिशमेंट भी साथ खड़ी है, लेकिन क्या वाकई आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून को ये थ्रेट मौजूद है कि उनकी हुकूमत नहीं रहने वाली? नहीं, ये देखिए ना, बुखारी साहब ने इसको मतलब अपनी तरफ से वो नहीं दिया कि भाई ये करना चाहिए। उन्होंने लास्ट रिजॉर्ट बात की है कि अगर आपके पास और कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये बातचीत जो है वो विद इन द गवर्नमेंट सर्कल्स ये बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रही थी कि जी अगर अक्टूबर नवंबर में काजी साहब के रिटायरमेंट के बाद जो कोर्ट आएगी वो शायद इस सारी चीज को रिवर्स कर दे, या जो भी पिटिशंस आ रही हैं वो एक तरीके से डिस्पोज ऑफ होंगी। तो जाहिर है कि उसमें उस माहौल में तो फिर यही ऑप्शन बचता है कि गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शंस के लिए जाए। लेकिन ये तो इस वक्त स्पेकुलेशन है, आगे जाके क्या होता है, किस तरह से माहौल बढ़ता है, वो तो अब देखने की बात होगी ना, उसके बाद ही ये ऑप्शन सामने आते हैं। लेकिन इन एनी चॉइस पीपल्स पार्टी हुकूमत को सपोर्ट करेगी, इससे कतई नज़र क्या फैसले होते हैं? हुकूमत को पीपल्स पार्टी सपोर्ट करती आई है, वोट देती आई है, चाहे वो कॉन्फिडेंस के टाइम पे था या बजट के टाइम पे था। तो क्रूशियल टाइम्स पे तो पीपल्स पार्टी जरूर जो है, क्योंकि सडनली गवर्नमेंट को गिरा देना और एक क्राइसिस क्रिएट कर देना, वो भी तो कोई सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब सर आपके कीमती वक्त के लिए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं और साबिक वफाकी वजीर भी हैं, और यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़े वाज़ेह अंदाज में दे रहे हैं कि हुकूमत के साथ हर सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहैसियत इत्तेहादी खड़े हैं, चाहे जितने भी मुश्किल फ़ैसले हों, लेकिन कोशिश की जाएगी कि इत्तेहाद न तोड़ा जाए। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद बात करने जा रहे हैं कि PTI एक अपोजिशन की सूरत में आज के इस बिल के बाद अब किस तरह रिएक्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा तो खटखटाया जाएगा, लेकिन आईनी और कानूनी तौर पर क्या पार्लियामेंट और इस किस्म के दीगर प्लेटफॉर्म्स को भी भरपूर इस्तेमाल करेगी, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह हमने हुकूमत के इत्तेहादियों से जाना कि आखिर किसी भी सूरत में इत्तेहादी साथ छोड़ने को तैयार नहीं है, वहीं ज़रूरी सी बात है कि अपोजिशन की तरफ से भी अब कुछ ना कुछ तैयारी तो की जाएगी, और वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाले हैं। अब देखना ही होगा कि आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए जाने वाले फैसले के बाद भी अगर ऐसा बिल पेश होता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या रिएक्शन देगी, लेकिन यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हिकमत अमली क्या होगी, इसी के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक रहनुमा है, वकील है बैरिस्टर उमैर खान न्याजी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। न्याजी साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर पहले तो ये फरमाइएगा कि कुछ फ्लॉज, तनकीद, हर चीज़ पे डिबेट तो हो रही है, लेकिन PTI इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट जा रही है, लेकिन बहैसियत लॉयर आप क्या समझते हैं कि एक तरफ एक फैसला मौजूद है, उसके बावजूद उसके ऊपर एक बिल ले आया जाता है और फिर हुकूमत ये कह रही है कि हमने तो सिर्फ एक्सप्लेन किया है, हमने कुछ नई क्लॉजेज नहीं डाली, इस पर आपकी क्या राय है? अच्छा, बुनियादी तौर सिर्फ पे एक्सप्लेन देखिए, ही किया आपने उन्होंने अपनी ओपनिंग में बता दिया कि ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ये है कि 12 जुलाई की जजमेंट का इफेक्ट नलीफाई किया जाए। जो तरामीम है उनमें ख़ास तौर पे लफ्ज़ ही ये यूज़ किए हैं कि कोई भी जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो, कोई एक्ट हो, लॉ हो, वो इसको अफेक्ट नहीं करेगा। बिल्कुल। और उसका मकसद क्या है कि आप जो बुनियादी कानून है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, उसका आप मुनाफी करना चाहते हैं और ये आप लेजिस्लेशन उस मकसद के लिए लाए हैं। देखिए, ये खाली एक्ट में तरामीम से मसला हल नहीं होता। देखिए, इसमें 2 मेजर फ्लॉज हैं। एक तो आपने रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन करने की कोशिश की है। देखें, 8 फरवरी को एक इलेक्शन हो गया, इस इलेक्शन को, इस असेंबली को वही कवानीन गवर्न करेंगे जो 8 फरवरी को मौजूद थे। आपने उनमें तरामीम की कोशिश की और चाह रहे हैं कि वो कानून उस दिन पे लागू हो जाए, जो कि हो नहीं सकता। उसकी प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट की भी प्रेसिडेंट मौजूद है। सेकेंडली, जो आर्टिकल 51 है वो बड़ा क्लियर है। वो कहता है कि तमाम पार्टियों को सीटें उनकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पे मिलेंगी, जिसने जितना अपना हिस्सा लिया है उसे उतनी ही ये सीटें लेकिन ये तो मिलेंगी। पहले भी नहीं किया था ना उन्होंने, जब मखसूस नशिस्तें दी थी उस वक्त भी समटाइम एक ही सीट जीती थी कोई पार्टी, तो उनको भी मखसूस नशिस्तें दे दी गई। हाँ जी, इन्होंने तो एक्सपैंड कर दिया, इन्होंने तो माले गनीमत समझ के बांट दी थी ना। इलेक्शन कमीशन ने वो गलत किया था, वो कर नहीं सकते। अब ये उस प्रोसेस को रोकने के लिए एक बहाना क्रिएट करना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने
जो जवाब कल जमा कराना है, कल उसकी डेडलाइन है, वो जमा करा सके कि जी क्योंकि ये एक्ट आ गया हम इस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर। हालांकि ये कोई बार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला इम्प्लीमेंट कराना है और वो मनोअन होगा। देखें लेजिस्लेशन का इख्तियार पार्लियामेंट का ज़रूर है मगर वो लामहदूद नहीं है। देखें वो आइन के खदोखाल के अंदर होगा, वो आर्टिकल 51 या आर्टिकल 17 की इन वायलेशन में ये कानून नहीं पास हो सकता। तो जो इसका बुनियादी सुकम है और ऑब्जेक्टिव भी देखें कि गवर्नमेंट खुद श्योर नहीं है, अगर इतने श्योर होते ये अपना बिल लाते। किस हवाले से नहीं है? ये देखें इसकी कामयाबी के हवाले से कि ये खाली डिलेइंग टैक्टिक्स है कि किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट को इंगेज किया। देखें सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। गवर्नमेंट का काम होता है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को इम्प्लीमेंट करना, उसका काम ये नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को इस तरह से नलीफाई करें। और ये इन्होंने साजिश की है भरपूर किस्म की। और इसमें देखें इन्होंने किया क्या, एज ए प्राइवेट मेंबर बिल लाए हैं। अगर ये इतने ही होते कैबिनेट के थ्रू अप्रूवल लेते, बाकायदा लेजिस्लेशन लाते, मगर इनमें वो भी इखलाकी जुर्रत नहीं थी। इन्होंने एक बेचारे मेंबर को आगे। आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट से अब ये बिल वापस हो जाएगा? देखिए बिल की वायरीज तो चैलेंज होंगी और ये सेट असाइड होना ही होना है, मगर मकसद क्या है कि किसी तरह से ख़वातीन की, माइनॉरिटीज़ की नशिस्तें जो कि ये इनका हक है वो किसी तरह से उनको डिनाई किया जाए, मकसद यही है। अच्छा ये भी थोड़ा सा वजाहत कीजिएगा कि अब जिस तरह आपने भी खुद भी हवाला दिया, बाबर अवान साहब भी ये कह रहे हैं कि अगर ये बिल नाफिज हो भी जाता है तो उसके बावजूद भी जो माजी के फैसले हैं उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो क्या इस क्लॉज के साथ भी पीटीआई जा रही है कि क्योंकि डिसीजन पहले आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, तो अब जब बिल कानून का हिस्सा बना है तो उसके बाद से इसको अप्लाई किया जा सकता है? ये इस सेंस में है कि इम्प्लीमेंटेशन में कोई कदगन नहीं है, मगर फ्यूचर के लिए भी ये बिल स्टैंड नहीं करेगा क्योंकि इसमें और भी फ्लॉज हैं, ठीक है, उस वजह से नहीं करेगा। क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन देखिए पास में भी ये कोशिश की जा चुकी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है। मुशर्रफ साहब के दौर में लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस में इसी तरह अमेंडमेंट करने की कोशिश की गई थी कि जो वोट शो ऑफ हैंड के जरिए होना था, इन्होंने किया कि सीक्रेट बैलेट के जरिए करें और सुप्रीम कोर्ट ने उसे सेट असाइड किया था। उन्होंने कहा था जो कानून उस वक्त मौजूद है उसी के तहत इलेक्शन होगा, बाद में सब्सिक्वेंट चेंजेस एट द टाइम ऑफ इलेक्शन आप नहीं कर सकते। ये तो उसी तरह है कि आप एक खेल में हिस्सा ले लें, आप 25 मीटर की रेस में हिस्सा ले रहे हैं, जैसे रेस के लिए खड़े हो जाएं, आप कहें नहीं ये 25 मीटर नहीं ये क्रॉस कंट्री होगी, ऐसे तो नहीं हो सकता। जो रूल्स उस वक्त हैं उसी के तहत गेम चलेगी। अच्छा ये फरमाइएगा कि अब बज़ाहिर तो चलें आपने कहा कि हुकूमत की तरफ से डिले टैक्टिक की जा रही है, लेकिन क्या ऐसी भी चीज़ ज़ेर गौर है, क्योंकि अगर आप हुकूमती लोगों से बात करें तो उनका ये ख्याल है कि शायद ऐसा कुछ किया जाएगा कि मखसूस नशिस्तों का जो ऑप्शन है, जो नंबर्स रह जाते हैं वो खुद ही ख़त्म हो जाए, यानी जितनी नशिस्तें मौजूद हैं उसी के ऊपर इत्तेफाक किया जाए। क्या ऐसा कोई भी आपको लग रहा है कि ऐसी कोई चीज़ भी ज़ेर गौर आ सकती है पार्लियामेंट में? हुकूमत देखें पीटीआई के लिहाज से भी अगर देखा जाए, देखें अगर हमें नेशनल में 20 इजाफी सीटें मिल भी जाएं तो उससे कोई हमारी गवर्नमेंट तो नहीं बन जाती। हमारा बुनियादी तौर पे आज भी स्टांस यही है कि फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, हमारा मैंडेट वापस होना चाहिए। और खान साहब ने कैटेगोरिकली पिछले हफ्ते से जो लगातार कह रहे हैं वो तो नए इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं इन सीटों से। ये तो एक किस्म की तहरीक इंसाफ की अखलाकी फ़तह है कि तहरीक इंसाफ का 12 जुलाई की जजमेंट में एक स्टांस विंडिकेट हुआ, जो एक ज़्यादती हुई थी औरतों की, माइनॉरिटीज़ की सीट पे, वो सेट असाइड हुआ। और ये है कि गवर्नमेंट की साइड पे गवर्नमेंट क्योंकि टारगेट कर रही थी 2/3 अक्सरियत को, वो और लिहाज से सोचेंगे चलो हम कुछ बंदे तोड़ लेंगे, कुछ अपनी तरफ ज्वाइन कर लें, उस तरह से चले, वो ऑब्जेक्टिव हों तो वो कहेंगे कि हम इजी हैं अभी भी। मगर बात है कि ये मुल्क नंबर से नहीं चल रहा, चाहे आपके पास 2/3 अक्सरियत भी हो। देखिए अवाम जिस दलदल में चले गए हैं, हालात और तरफ जा रहे हैं, इन्हें उस चीज़ का सोच रहा है। देखिए 50% ऑफ द पॉपुलेशन आपकी अब पॉवर्टी लाइन से नीचे चली गई है। आज ही एक रिसेंटली सर्वे देख रहा था कि 74% के 72% आपका लोग ऐसे हैं जो आपका हाउस होल्ड एक्सपेंस नहीं मीट कर सकता मंथली। तो अब ये वाले हालात हैं तो उन चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा आपके ख्याल में अब ये एक आइनी तौर पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से तो बैटल लड़ रही है, लेकिन और भी बहुत से महाज हैं जिसमें केसेस सर फहरिस्त हैं। मैं आपकी प्रेजेंस का फ़ायदा उठाते हुए ये पूछना चाहूँगी कि खान साहब के जो केसेस हैं आपके ख्याल में, बज़ाहिर तो जब केसेस ख़त्म होते हैं उनके डिसीजन भी आ गए जिनमें ज़मानतें भी हुई हैं या केसेस ही ख़त्म हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी रिहाई होती हुई उनकी नज़र नहीं आ रही। आपके ख्याल में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? कुछ नए रेफरेंसेस भी फाइल हो गए। देखिए रेफरेंसेस ये खान साहब को नहीं रोक सकते क्योंकि तमाम मेजर साइफर का केस देखा आपने, तोशा खाना, ये सारी रेत की दीवार की तरह गिर गए हैं। अब जो मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर समझता हूँ ना, खान साहब की रिहाई में जो सबसे बड़ी रुकावट है ना, वो खान साहब का स्टैचर है। खान साहब का कद बहुत बड़ा हो गया, जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट हो जाए, आपके एडवर्सरीज़ हो जाएं, वो सारे उनके लिए सबसे बड़ा इस वक्त क्वेश्चन मार्क किया है कि खान साहब अगर बाहर आ जाते हैं तो उनको
कंटेन कैसे करना है। खान साहब अब इस मुल्क की इतनी बड़ी फिगर बन गए हैं कि उनकी बाहर प्रेजेंस ही गवर्नमेंट को इन इट सेल्फ नहीं चलने देगी, और खान साहब का बाहर आना और नए इलेक्शन की टाइमिंग सिंक्रोनाइज करेगी। जिस वक्त खान साहब बाहर आएंगे आप देखेंगे कि वो इलेक्शन का ही टाइम पीरियड नहीं तो आप लोग ये जो कोट कर रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में जो है वो नए इलेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए, वो फिर क्या इसी हवाले से कोट किया जा रहा है? आप देखेंगे खान साहब बाहर होंगे। नहीं लेकिन केसेस कैसे खत्म होंगे ना, केसेस खत्म होते फिर नए केसेस बन जाते हैं। को तो अभी देखें 9 मई के केसेस में इन्होंने गिरफ्तारी डाली ना, वो भी रिमांड सेट असाइड कर दिया, आपने देखा। तो एज सच बार नहीं है, मतलब आज एक रिलीफ खान साहब को बाहर ला सकता है। कोई कन्विक्शन इस वक्त खान साहब के क्रेडिट में नहीं है। चले अलकादे का केस नियर टू कल्मिनेशन है कि उसका फैसला आने वाले इस महीने में आ सकता है, मगर बाकी एज सच कोई बार मौजूद नहीं है कि जो रोक सके। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर उमर खान न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आईनी और कानूनी जंग ज़रूर लड़ेगी, लेकिन सियासी महाज के ऊपर भी हिम्मत पसपा नहीं हुई। अब देखना ही होगा कि हुकूमत की तरफ से जवाब कैसे दिया जाता है। एक मुख्तसर वक्फा और कुछ दीगर भी जो इशू सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हैं, आया जो रिफ्ट हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान बज़ाहिर बनती हुई नजर आ रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां इलेक्शन एक्ट के हवाले से बहुत बड़ा डिसीजन आज कौमी असेंबली में नजर आया, वहीं जाहिर सी बात है कि अपोजिशन का रिएक्शन तो आना था, अपना था। कौमी असेंबली के अंदर जब इस बिल को मंजूर किया जा रहा था उस वक्त भरपूर रिएक्शन सामने आया, लेकिन अब दूसरा मरहला इसका ये होगा मंजूर होने के बाद कि अदालतों का रुख किया जाएगा। यकीनन इस फैसले के बाद अब बज़ाहिर ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़ी हैं और बड़े ज़ोर के साथ ये कोशिश करेंगी कि कौन ज़्यादा सुप्रीम हो। आया सुप्रीम कोर्ट को बरतर समझा जाए या फिर हुकूमत को बरतर समझा जाए, ये ऐसा मुकाबला है जो यकीनन पाकिस्तान की सालमियत के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित होगा। लेकिन सबसे पहले अव्वलीन कदम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी जमात उठाने जा रही है, जिसने ये फैसला कर लिया है कि वो इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, इस फैसले को चैलेंज करेंगी और ख़ास तौर पर ये कोशिश की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बहाल किया जाए। लेकिन क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसी वाइब महसूस होती हैं या फिर नहीं होती? 5-8 का जो डिसीजन था वो यकीनन अपनी जगह बदस्तूर मौजूद है, और कुछ रोज़ पहले जो 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट लिखा था, जब वो भी रिलीज़ किया गया, उससे बज़ाहिर ये लगता है कि बहुत वाज़े डिफरेंसेस मौजूद थे उस बेंच के अंदर, लेकिन उसके बावजूद 8-5 की अक्सरियत से फैसला अपोजिशन के हक़ में आया। अब देखना ये होगा कि आया ये मामला आगे किस तरह चलता है। एक तरफ हुकूमत, एक तरफ अपोजिशन और दूसरी तरफ अदलिया जैसा इदारा किस हद तक अपने अपने पॉइंट्स पर, अपनी एक्सट्रीम्स पर मौजूद हैं। इसी के ऊपर प्रोग्राम के इस सेगमेंट में बात करेंगे। उस पर बात करने के लिए मेरे ना सिर्फ सीनियर सहाफ़ी हैं बल्कि कोर्ट्स को कवर भी करते हैं। हसनात मलिक मेरे साथ मौजूद हैं। हसनात, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप बड़े अरसे बाद शो में शामिल हो रहे हैं, लेकिन हसनात आप खुद अदालतों को भी कवर करते हैं, आपने इन केसेस को भी देखा, आपको वाइब्स भी महसूस हुई। अब ये तो तय हो गया है कि कोर्ट में तो जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एक तो ये कि आपके ख्याल में उनके पास ऑप्शंस क्या हैं, और दूसरा आपको क्या लगता है कि क्या इसको रोल ओवर कर दिया जाएगा, बुलडोज कर दिया जाएगा इस बिल को? देखिए, मेरा ख्याल है कि पीटीआई थोड़ा वेट करेगी डिटेल जजमेंट का, जो 12 जुलाई के फैसले का पे इंतज़ार है। ये मकसद इस बिल का, ये जो अभी एक्ट बन जाएगा, वो है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है 12 जुलाई का, उसको काउंटर करना। ठीक। अब वो आइन की इंटरप्रिटेशन थी, आर्टिकल 106 की इंटरप्रिटेशन, आर्टिकल 51 की इंटरप्रिटेशन थी, और आर्टिकल 17 भी गालबन होगा। तो आइन की इंटरप्रिटेशन पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया रिजर्व सीट में। अब ये कानून उसको रिवर्स, मेरा ख्याल है कि कोई, बल्कि हुकूमती लोग जो समझते हैं कानून को, वो भी समझते हैं कि ये पास बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि जजमेंट का जो असर है वो ज़ायल हो जाए इस एक्ट से। तो ये बेसिकली तो इस वक्त जो पॉलिटिक्स चल रही है उसमें एक दबाव वाली सूरत हाल है, उसमें करना। और एक्ट का जो मामला जो देखा जा रहा है वो ये है कि ताकि मखसूस नशिस्तें जो है वो पीटीआई को ना मिलें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, लीगली तो चले जो कि ये पीटीआई को सीटें नहीं मिलती। अगर पीटीआई को सीटें मिलती हैं तो इसका क्या असर हुकूमत पे? हुकूमत तो चलती रहेगी, हुकूमत को कोई प्रॉब्लम। ये तो पहले दिन से बात की जा रही है कि उनको फर्क हुकूमत ये में जो गिरना नहीं रिएक्शन है। ओवर रिएक्शन आ रहा है, तो इससे पीछे वाज़ेह है कि जी ये रिजर्व सीट हसूल था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए कि 225-26 नंबर पूरे होते हैं अगर ये सीटें जो मिल जाती हैं हुकूमती इत्तेहाद को, 2/3 अक्सरियत मिल जाती। 2/3। और उसके बाद जो है वो जुडिशल पैकेज था। जुडिशल पैकेज में प्रपोज ये था कि हर जज को 3-3 साल मिलेंगे, टेनोर उनका बढ़ाया जाएगा, और मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैसल का टेनोर भी 3 साल बढ़ेगा। अब इस ये कंटेक्स्ट पैकेज किसकी तरफ से होल्ड किया गया? हुकूमत की तरफ से।
हुकूमत की तरफ से ये था मामला। अब ये पैकेज इस फिलहाल रुका हुआ है। इसमें हुकूमत ने ये जो इकदाम किया है, एक तो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की मौजूद है। अब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को देखेगा। मेरा नहीं ख्याल कि वो एक्ट की बुनियाद पे ये फैसला करे और ये चीज़ें लेके जाए। अगर ये चीज़ें इलेक्शन कमीशन को, ज़ाहिर बात है इस वक्त पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन और भी जो हमारे मुख्तलिफ इदारे हैं वो एक पेज पे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी तकसीम है, तो ये हो सकता है कि इस एक्ट की बुनियाद पे सीटें जो हैं वो कुछ दोबारा जो है वो उनकी तकसीम हो और पीटीआई को आधी मिले या कम मिले या उस हिसाब से, ताकि 2/3 हुकूमती। अच्छा, इसमें अब एक सवाल है, आप मुझे ये बताएं कि ये जब बिलाल अजहर कियानी साहब ने भी पेश किया, बात भी हो रही है इसके ऊपर, तो जब भी आप नून लीग से पूछें वो ये कह रहे हैं कि हमने इस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट नहीं की है, बेसिकली जो पहले से मौजूद लॉ था उसको हमने एक्सप्लेन किया है। नहीं, वो तो मेरा ख्याल है कि माजी से इतलाक, माजी से कोई अगर आप राइट क्रिएट करते हैं किसी का, वो तो हो सकता है। आप राइट सलब कर कैसे कर सकते हैं माजी से? नहीं, वो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि हमने तो सिर्फ एक्सप्लेन किया है? हमने एक्सप्लेन नहीं किया, ये बाकायदा एक जजमेंट को सामने रख के, और उसका मकसद यही है कि जो जिस तरह है कि जी जो लोग एक दफ़ा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए वो वापस नहीं आ सकते। तो मतलब ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ना कि डायरेक्टली अटैक है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट किसी सूरत में भी सिंपल लेजिस्लेशन से ओवरटर्न नहीं हो सकती। बिल्कुल, और ये बड़ा गलत और ख़तरनाक खेल है। इसमें हुकूमत एक खाम-खा क्लैश बना रही है, जुडिशरी के साथ। मेरा ख्याल है कि इम्प्लीकेशंस बढ़ेंगी। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी तकसीम है, वहाँ भी जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो भी नजरसानी कहते हैं जल्दी लगाएं, इन्फ्रक्चर्स हो जाएगी वहाँ जो अभी। नहीं, लेकिन ये तो सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन इन्होंने कहा था कि जब डिसीजन आना होता है तो वो भी डिटेल जजमेंट 15 दिन के अंदर आ जाती है। तो नून लीग कह रही है कि आखिर ये 15 दिन का डिले क्यों आया, छुट्टियों पर क्यों चले गए जजेस, इसमें क्या वजह? नहीं, मेरा ख्याल है कि डिटेल जजमेंट हर 2-3 महीने बाद आते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जजमेंट इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। अभी नवाज शरीफ को पनामा में नायल किया गया, क्या रिव्यू का वेट किया गया? वो घर चले गए। यहाँ तो ये है कि क्यों इतनी जल्दी इस मामले को की जा रही है? असल जो इशू है वो यही है कि जी जुडिशल पैकेज रुक गया है, और जुडिशल पैकेज से जस्टिस काजी फैसा और सारे जजेस की एक्सटेंशन, और हुकूमती लोग समझते हैं कि अगर इस निज़ाम को चलना है तो चीफ जस्टिस काजी फैसा का होना ज़रूरी है। नहीं, लेकिन फाइज़ साहब, आपको लगता है कि एक्सटेंशन, ये भी एक बड़ी डिबेट है कि क्या वो एक्सटेंशन चाहते हैं, नहीं चाहते? कुछ लोग कहते हैं वो अपराइट है, उनको एक्सटेंशन दी भी तो वो कबूल नहीं करेंगे। देखिए, वो उनको एक्सटेंशन तो नहीं दी जा रही ना, सारे जजेस को 3-3 साल देंगे। ओवरऑल पूरी जुडिशरी में वो रिवैम्प कर रहे हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस को फिलहाल दे दिए जाएंगे। बेशक 3 साल बाद फिर रिवर्स भी हो जाए, लेकिन अल्टीमेट बेनिफिशियरी तो चीफ जस्टिस काजी फैसा होंगे। पहले उन्होंने ये कन्वे किया था कि मैं 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाऊंगा, लेकिन जो एक्शन नज़र आ रहे हैं वो तो ये है कि हुकूमत अभी डिटर्मिन है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत में भी एक तबका जो है समझ रहा है कि हमें इस क्राइसिस से निकलना है, और फ्यूचर के 4 चीफ जस्टिस हैं उन 8 जजेस में से, तो हमें उनसे कन्फ्रंटेशन नहीं करनी चाहिए, और जैसे मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन मुनासिब टाइम पे जारी कर देना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि अगस्त में तो नहीं, सितंबर में भी कोशिश हो और सितंबर में ये नोटिफिकेशन जारी हो भी जाए नए चीफ जस्टिस का। लेकिन उससे पहले जैसे मैंने बताया, एक तरफ नोटिफिकेशन की बात है, दूसरी जुडिशल पैकेज की। अब कौन डोमिनेट होता है ये हम देखते हैं दोनों। अच्छा, आखिरी सवाल वो ये कि आप अभी जिस तरह आपने भी खुद भी इशारा दिया इस बात की तरफ कि हुकूमत और इनके दरमियान, जुडिशरी के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट बड़ा बढ़ रहा है, तो आपके ख्याल में क्या सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल भी नहीं उठाया जाएगा कि एक डिसीजन मौजूद था, उस डिसीजन को सुपरसीड करके आप बिल लेके आ रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए था? ये आपके ख्याल में ये इस कॉन्फ्लिक्ट में फिर कौन जीता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, रूल ऑफ लॉ की बात करें तो वाज़ेह तौर पे ये जो लेजिस्लेशन है ये किसी सूरत में भी नहीं हो सकती। एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है, इस तरह तो अब कल जजमेंट को सुपरसीड नहीं कर सकते आप। अगर 2/3 से हो सकते हैं या सिंपल लेजिस्लेशन से भी। देखें, ये जो है ये डायरेक्टली अटैक है सुप्रीम कोर्ट। अब कल कोई जजमेंट आ जाए सुप्रीम कोर्ट का, उसके लिए फिर पार्लियामेंट में एक सिंपल कानून बन जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगी। ये तो बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है ना। फिर देखिए, पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी तो एक मेन फीचर है आइन का, उसको आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं? और वो पार्लियामेंट जिस पे सवालात बहुत ज़्यादा है, फॉर्म 45-47 का मामला बड़ा सीरियस है, उसकी तरफ से ये इस किस्म की लेजिस्लेशन, तो मेरा ख्याल है कि ये खाम-खा हुकूमत की तरफ से कन्फ्रंटेशन और पैनिक खुद हुकूमत क्रिएट कर रही है। हालांकि 12 जुलाई के फैसले से हुकूमत को कोई मसला नहीं था, हुकूमत चल सकती थी, पीटीआई के साथ चले, एक कन्फ्रंटेशन थी, लेकिन इन सीटों से मुझे बताएं कि ये सीटें हुकूमत को मिल गई, तो मकसद इससे जुडिशल पैकेज के अलावा क्या मतलब होगा? यही है ना कि जुडिशल। लेकिन इन हालात में अगर कुछ भी हो जाए, देखें हुकूमत को भी कैलकुलेटेड उनकी मूव है, अदलिया में भी एक सेक्शन से उनको सपोर्ट भी हो, कहीं ये अमेंडमेंट
चैलेंज हो जाएं, किसी हाई कोर्ट से एंडोर्स भी हो जाएं, ठीक है, ये चीज़ें देखें बड़ा मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट तकसीम है, सारे इदारे एक तरफ हैं, हो सकता है, लेकिन टाइम बीइंग होगा। लेकिन ये कोई हल नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। स्टेबिलिटी ये आ सकती है कि सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला पे अमल दरामद हो और जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन हो और आगे चला जाए, और ये हुकूमत पोलिटिकल लोग हैं, पोलिटिकल तरीके से इसका हल हो। जो भी मेरा ख्याल है अदालतों को नहीं करना चाहिए कि जी आप हुकूमत को घर भेजें। माजी में भी अदालतों पे ये इल्ज़ाम लगते रहे कि जी फलां बेस ये, तो ये हुकूमत को मेरा ख्याल है कि खुद भी ये समझना चाहिए। लेकिन अदालतों को आपकी एक और सवाल आपकी गुफ्तगू से, वो ये कि आपने भी खुद भी कहा कि खुद बेंचेस में भी, जजेस में भी रिफ्ट्स अंदरूनी तौर पर मौजूद हैं, ग्रुप बंदी मौजूद है। आपके ख्याल में क्या इस ग्रुप बंदी का नुकसान भी जस्टिस फाइज ईसा को या उनके फैसलों को हो रहा है, या आगे चल के हो सकता है ऐसे कोई जुडिशल इंस्टीट्यूशन को तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंस्टीट्यूशन वीक हो गया और ये ट्रेंड तकरीबन हम देख रहे हैं कि 2 साल से चल रहा है। बंदियाल साहब के दौर में भी उस वक्त भी यही था अनफॉर्चुनेटली। देखिए जब ये एक परसेप्शन बन जाए किसी जज की कि ये फ़लाँ जमात का प्रो है और एक जमात का एंटी है, माजी में भी था, अब भी यही परसेप्शन, ये बहुत ख़तरनाक परसेप्शन है, ये तसर नहीं बनना चाहिए। और बाकी जहाँ तक रह गया जैसे मंसूर अली शाह का मामला, मेरा नहीं ख्याल कि उनको अगर आप कह सकते हैं वो किसी जमात के प्रो हैं या, और बड़े अच्छे जज हैं। जब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात हुई जस्टिस काजी फैसा के पे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, तो उसमें अहम रोल था जस्टिस मंसूर अली शाह का, उसमें रेफरेंस को क्वैश करने में या उनके खिलाफ जितनी मूव थी उसको नाकाम बनाने में। जहाँ 90 दिन इंतखाबात का मामला था और PTI की एक मूव थी कि पंजाब में इलेक्शन हो जाएंगे ताकि फिर नेशनल असम्बली का इलेक्शन तो फिर बड़ी आसानी हो जाएगी, और उस तरह फिर उन्होंने जिस तरह सो मोटो ले गया उसकी उन्होंने मुखालफत की। उन्होंने कहा सो मोटो कैसे आप सुप्रीम कोर्ट ले सकती है, मैटर लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग, मुखालफत की। फिर नैब लॉ में अमेंडमेंट हुई, PTI ने, इमरान खान साहब ने चैलेंज की, उन्होंने कहा कि नहीं अमेंडमेंट ठीक है, अगर आपका दौर आएगा आप अमेंडमेंट दोबारा कर लें, ये कोई तरीका नहीं है के पास। तो ये उनका एक जो माजी में बड़े बड़े इस किस्म के फैसले आए हैं, इससे वो लगता है कि वो एजेंडा ड्रिवन चीफ जस्टिस नहीं होंगे। सबके लिए बेहतर ये है कि वो ओहदा संभालें। अब देखते हैं कि इस मच मोर डिपेंड कि जस्टिस काजी फैसा अब मौजूदा हालात में अपने इंस्टीट्यूशन को कैसे स्ट्रांग करते हैं या इसी तरह ही मामला चलता रहे। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। असनात मलिक साहब ने सीनियर हैं, कोर्ट्स के हवाले से बड़ी खबर भी रखते हैं, इन्होंने बड़े प्रिसाइज अंदाज में जो इस वक्त का सिनेरियो है उसको वाजे किया है। लेकिन अब देखना ही होगा कि आया अदलिया और हुकूमत के दरमियान जो महाजराई की फिजा है इसमें कुछ कमी आती है या फिर नहीं, क्योंकि अगर तो कमी नहीं आई तो यकीनन मुल्क के लिए ये ज़्यादा बेहतर फैसला और ज़्यादा बेहतर हालात साबित नहीं होंगे। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।